हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम तो सबने सुना होगा। जब भी हम कोई एक पॉइंट मास को, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, एक पॉइंट मास जिसे हम लोग बॉब बोल सकते हैं, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं और एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड करते हैं, तो उसको हम लोग पेंडुलम बोल सकते हैं। जब वो इसका मूवमेंट बॉब का सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन में हो, लेफ़्ट टू राइट, तो हम उसे एक सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। बट ये बॉब ना सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है, बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी इसका मूवमेंट हो सकता है और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना सकता है। तो जब ये ऐसा मूवमेंट होता है जैसे इस इमेज में दिख रहा है, तो हम उसे एक कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, क्योंकि बॉब का अगर आप पूरा मूवमेंट देखें तो वो एक कोनिकल कोन बना रहा है। अब पेंडुलम की सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट्स अ टाइनी मास विच इज़ अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बॉब। तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर बॉब बोलें तो ये टाइनी मास विच इज़ कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। तो यहाँ पे एक हमारा रिजिड सपोर्ट है और ये जो स्ट्रिंग है इट शुड बी लॉन्ग, ये लॉन्ग इनफ होनी चाहिए कि हम उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सके। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, बट कि इतना वो मूव कर सके, बट इट शुड बी मासलेस। तो हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। एंड इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, कि इस स्ट्रिंग की कोई लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। अब इसी सिस्टम को जब हम लोग बॉब को ऑसिलेट करते हैं एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में, इसके मूवमेंट को हम एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में, जो ये आपका स्क्रीन है, इस प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब इसी स्ट्रिंग का मूवमेंट जब ऐसा हो कि वो एक राइट सर्कुलर कोन बनाए बॉब के साथ, और जो बॉब है वो लिटरली एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को। अब कोनिकल पेंडुलम के रोटेशनल डायनामिक्स को देखते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो इसका लेंथ L है और वो रोटेट कर रही है इस सर्कल में। अब हमें इसमें फोर्स बैलेंस देखना पड़ेगा। अब जो स्ट्रिंग है उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है और वो टेंशन ही हमें एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा इस डायरेक्शन में T0 लग रहा है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T0 cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T0 sin थीटा। और ये देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में सिर्फ T0 sin थीटा लग रहा है, तो यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है वर्टिकल से। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस देखें तो नीचे हमारे फोर्स लग रही है mg और ऊपर फोर्स लग रहा है T0 cos थीटा, जो टेंशन का कॉस कंपोनेंट है। अब क्योंकि बॉब का मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब वर्टिकली फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन निकलेगी वर्टिकल डायरेक्शन में mg इज इक्वल टू T0 cos थीटा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन का साइन कंपोनेंट, तो T0 sin थीटा ही प्रोवाइड कर रही है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं T0 sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, जो वैल्यू है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की। इन इक्वेशंस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे और टेंशन को एक साइड रखते हैं तो निकलेगा T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। अब इस डायग्राम को देखें तो अगर हमारे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो जाएगा L cos थीटा, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी लेंथ हो जाएगी L sin थीटा। तो और अगर ये देखें L sin थीटा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा R के। तो बेसिकली जो रेडियस ऑफ मोशन है बॉब का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का साइन कंपोनेंट, तो L sin थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आर को एल साइन थीटा से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा जी बाय एल कॉस थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। और अगर हम लोग कैपिटल टी लें टाइम पीरियड को, इसको कंफ्यूज मत करिएगा टेंशन से, टेंशन इज़ टी नॉट। हम टाइम पीरियड ले रहे हैं अगर कैपिटल टी, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय टी। तो इसका मतलब है जो हमारा टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। अब पिछले डायग्राम में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, जिसमें हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। अब अगर इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर हम लोग बॉब के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बस इतनी सी चेंज हो जाएगी कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मानेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको बैलेंस कर रही है टेंशन की साइन कंपोनेंट। तो हमने जो पिछले इक्वेशन में जो लिखा था वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट इसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर रहे हैं, तो टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है पिछली बार की तरह, बस इसमें हम लोग मान रहे हैं कि एक सूडो कंपोनेंट सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है राइट हैंड डायरेक्शन में, जो टेंशन के साइन कंपोनेंट से बैलेंस हो रही है। तो बस इतना ही सा डिफरेंस है। इसको समझने का वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे अप्लाई होती है और फोर्स में कैसे यूज़ होती है, ये समझने के लिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने ज़रूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप फॉर्मूला देखो तो उस फॉर्मूले में एल और जी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम लोग को एक सर्टेन कोनिकल पेंडुलम ले रहे हैं तो उसका स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी और जी उस एरिया में कांस्टेंट रहेगा। तो जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो से डिपेंड करेगा थीटा पे, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में कॉस थीटा का कंपोनेंट आ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सेकंड पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के टाइम कोनिकल पेंडुलम के स्ट्रिंग कभी कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकते। इसके एक्सप्लेन करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो जो टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और इसका मतलब है कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। सारी की सारी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो इस केस में अगर टेंशन हॉरिजॉन्टल हो गई तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो बेसिकली टी नॉट कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा, जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, जो है एम जी। तो अगर कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसका वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स बचेगी नहीं, इसलिए वो वापस नीचे गिरने लग जाएगा। और सेकंड पॉइंट है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है जो टी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा है, तो नीचे का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, जिससे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट हो जाएगी और उसका पीरियड ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा ज़ीरो होता है। तो ये इम्पॉसिबल। और इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो एम जी अपॉन कॉस थीटा है वो भी इन्फिनिट हो जाएगी, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ओमेगा इज़ अंडर ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो जैसे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट हो जाएगी वैसे ही ओमेगा भी इन्फिनिट हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब भी इन्फिनिट हो जाएगी। अब इस केस के हम लोग कॉरलरी भी ले सकते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या क्या होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और जो सारी इक्वेशंस हैं वो अब एक सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन के बराबर हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी।
और वैसे वैसे उसका पीरियड जो है वो कम होता जाएगा। और जैसे हमने ये निकाला था कि टेंशन है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉब की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है उसको बढ़ाते जाएं तो वैसे ही उसका टेंशन भी बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी और उसका पीरियड कम होता जाएगा। और वो काफ़ी ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे उसका पीरियड कम होता जाएगा, बट वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा। उसका थीटा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, बट क्लोज टू 90 डिग्री पहुँचेगा, बट कभी एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं पहुँच सकता। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। किसी भी एक पत्थर को एक स्ट्रिंग से टाई करें और उसे ज़ोर से गोल घुमाएं, तो ये देखेंगे कि वो बहुत तेज़ घुमाने पर वो नियरली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बट कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका वेट हमेशा नीचे एक्ट करता रहेगा और टेंशन का कोई कंपोनेंट चाहिए पड़ेगा जो उसको बैलेंस कर सके। अब बुक का एग्जांपल 1.4 देखते हैं। इसमें दिया है अ मैरी गो राउंड यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर. At the top of it there are horizontal rods which can rotate about the vertical axis. At the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. At the lower end of each vertical rod there is a horse on which the rider can sit. As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods move away from the axle by making some angle with the vertical. The figure above shows vertical section of a merry-go-round in which the initial vertical rods are inclined with the vertical at 37 degree during rotation. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मेरी गो राउंड. तो यहाँ पे एक मेरी गो राउंड दिया है जो इनिशियली उसके कुछ वर्टिकल रॉड्स हैं जिस पे दो घोड़े लटके हुए हैं और जिस पे हम लोग राइड कर सकते हैं. बट जब इसको रोटेट करते हैं तो ये वर्टिकल रॉड्स वर्टिकल नहीं रहती हैं, एक एंगल बना रहती हैं वर्टिकल से, क्योंकि या तो मान सकते हैं कि इन्हें इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो उनको टेंशन प्रोवाइड करेगी, या फिर इन पे मान सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं वर्टिकल रॉड्स. अब क्या क्या गिवन है हमें. इनिशियली हमें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रॉड की जो लेंथ है उसको मानते हैं h, वो हो जाएगी हमारी 2.1 मीटर्स, और जो वर्टिकल रॉड है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स. तो हम लोग v को लेंगे 1.5 मीटर्स. थीटा की वैल्यू दी हुई है 37 डिग्रीज और कॉन्सिक्वेंटली साइन थीटा की वैल्यू है 0.6. अब सबसे पहले तो हमें इस टोटल सिस्टम का रेडियस निकालना पड़ेगा जिस पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है. तो यहाँ पे अगर देखें तो रेडियस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट हमारा हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल रोड का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रोड की लेंथ है जो है h, और बाकी जो है वो है इस रॉड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v2 साइन थीटा, और ऐसे ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा. तो टोटल जो रेडियस है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम. तो हमारा टोटल रेडियस जो है वो हो जाएगा कैपिटल H प्लस v साइन थीटा. तो ये हो जाएगा 2.1 प्लस 1.5 इंटू 0.6. तो ये इक्वल हो जाएगा 3.0 मीटर्स के. अब अगर हम लोग सिमिलरली जैसे हमने डिराइव किए थे इक्वेशंस, हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें, तो मान लेते हैं कि रॉड में टेंशन T लग रही है. तो T cos थीटा अगेन हमारा mg के इक्वल हो जाएगा. जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और ऐसे ही T sin थीटा जो हो जाएगा जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो हो जाएगा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. या फिर अगर क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं m इंटू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है. इन इक्वेशंस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा m इंटू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m g. यहाँ पे m और m कट जाएगा
और जी की वैल्यू हम लोग ले लेंगे पाई स्क्वायर, तो जी और पाई स्क्वायर भी कट जाएगा, तो एन की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट ऑफ tan थीटा अपॉन 4 इंटू आर। अब साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंटली निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.8 और tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से 0.6 बाय 0.8 या 3/4 आ जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू 4r। ये हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 है तो ये कट के बचेगा बेसिकली आंसर 1/4। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4 या 0.25 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोनिकल पेंडुलम नहीं बन रहा है, बट हम लोग उसके सेम प्रिंसिपल्स यूज़ करके इसके लिए जो इक्वेशंस वैलिड हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने उस तरीके से सॉल्व किया, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कोनिकल पेंडुलम्स के लिए कैसे इक्वेशंस डिराइव किए हैं, तभी हम लोग इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1.5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने एक फ़नल लिया हुआ है जो कोनिकल शेप में है, जैसे घर में कोई भी फ़नल होता है, उसके अंदर हमने एक छोटी सी बॉल रख दी है। अब जैसे हम उस फ़नल को गोल गोल अगर घुमाएंगे तो ये बॉल धीरे धीरे ऊपर राइज़ करेगी। क्यों राइज़ करेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम उसको गोल गोल घुमाएंगे उससे उसका बॉल का नॉर्मल रिएक्शन जो उसको फ़नल से मिल रहा है, जैसे जैसे ये, या तो हम मान सकते हैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे हम इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे, जाकर उसका ओमेगा बढ़ाएंगे। या फिर मान सकते हैं कि जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको घुमाने के लिए वो बढ़ता जाएगा, और उसकी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देख के फोर्सेस बैलेंस करें तो अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने से हमें मिलेगा कि ऊपर हमारा एन साइन थीटा लग रहा है और नीचे एम जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते टाइम हमारा निकलेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट लग रहा है, तो इसलिए वही कॉस कंपोनेंट उसको पूरी की पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। या इसको इक्वल कर देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि हमें वेलोसिटी की लिमिट दी हुई है। अगेन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाएगा आर जी अपॉन वी स्क्वायर। तो हमारा रेडियस हो जाएगा tan थीटा इंटू वी स्क्वायर बाय जी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर उसको फ़नल के अंदर रहना है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड हो सकती है। इसका मतलब कि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो हमारा जो आर है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उस पर इसमें मैक्सिमम रेडियस निकलेगा, उससे ज़्यादा रेडियस पे ये ऊपर चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा फ़नल से। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आर मैक्स की वैल्यू है वो इक्वल है tan थीटा इंटू वी मैक्स की वैल्यू का स्क्वायर अपॉन जी से। अब यहाँ पे हमें वी मैक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 2 स्क्वायर अपॉन जी को हमें वैल्यू लेनी है 10। tan थीटा की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी जो इक्वल थी 0.75 या 3/4 के। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 0.3 मीटर। तो ये बेसिकली हमारे फ़नल के ब्रिम का रेडियस है, जो अगर हम लोग सेंटर ये माने तो ये हमारा आर मैक्स है। तो अब हमें फ़नल के ब्रिम का रेडियस पता चल गया। अब एक और इक्वेशन हमें पता है कि v इक्वल होता है आर इंटू ओमेगा के, या ऐसे लिख ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एन, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू रेडियस इंटू फ्रीक्वेंसी।
या फिर हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है v/2πr के। इस इक्वेशन में हम लोग अगर r की वैल्यू रिप्लेस करें जो हमने पिछली इक्वेशन से निकाली थी, तो ये हो जाएगा v/2π इंटू tan थीटा इंटू v² अपॉन g, या इसको हम लोग लिख सकते हैं v को v से काटा g अपॉन 2π इंटू v इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे अगर देखें इस इक्वेशन में तो g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है फनल का, सिर्फ चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अब अगर फ़नल में देखें तो हमें पता है कि v की एक अपर लिमिट है, बट कोई लोअर लिमिट नहीं है। अगर हमने फ़नल को घुमाना बंद कर दिया तो v ज़ीरो हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाएगी। तो हमारे पास एक v की अपर लिमिट है, तो उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी की भी एक मिनिमम लिमिट निकाल सकते हैं। हम लोग कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि वेलोसिटी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट निकालनी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगी, तो इक्वेशन निकलेगी n मिनिमम इज इक्वल टू g/2π इंटू वी मैक्स इंटू tan थीटा। ये हो जाएगा 10/2π इंटू वी मैक्स है हमारे 2 और tan थीटा इक्वल है 0.75 के। ये इक्वल हो जाएगा अराउंड 1 के, और ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली हो जाएगी मिनिमम 1 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी होगी तो वो फ़नल से बाहर चला जाएगा, तो इससे कम हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। इससे ये हमारी सिर्फ लोअर लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं, अपर लिमिट नहीं निकाल सकते फ्रीक्वेंसी की। तो इस फिनोमेनन को अपने रियल लाइफ में देखने के लिए अपने घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो कि एक फ़नल लो और उसके अंदर एक छोटा सा मार्बल या पत्थर डालो और उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाओ। तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे जितने तेज़ घुमाओगे उतना ज़्यादा वो ऊपर राइज़ करेगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, बट एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे वो उसकी हम लोग उसको रोटेट करना कम स्लो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, बट एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो होपफुली इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद थोड़ा कोनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि जब भी हमें अगर अनऑर्थोडॉक्स कंडीशंस आती हैं जहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूला नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम लोग हमेशा फोर्स बैलेंस करके अपना फार्मूला निकाल सकते हैं और थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।